नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 16 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो पहला दिया गया है उमंग ऐप, तड़ित के पूर्वानुमान प्रदान करने वाला यह एक ऐप है। दूसरा है मौसम ऐप, यह मौसम की भविष्यवाणी करने वाला एक ऐप है। तीसरा है दामिनी ऐप, यह कृषि मौसम संबंधी सलाह प्रदान करने वाला ऐप है। तो इन तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित हम लोग देखते हैं यह ऐप किसके लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इससे संबंधित जो खबर आई हुई है वो पीआईबी में आई है। तो केंद्रीय मंत्री का यहाँ पर यही कहना है कि आईएमडी ने 2020 में जनता के उपयोग के लिए उमंग मोबाइल ऐप के साथ अपनी 7 सेवाओं यानी वर्तमान मौसम, नाउकास्ट, शहर का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनी और चक्रवात, इसकी शुरुआत की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानना आवश्यक है कि यह उमंग ऐप क्या है। तो प्रधानमंत्री ने अलग अलग सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान करने के लिए 2017 में उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज गवर्नेंस ऐप लॉन्च किया था। और दोस्तों, इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद पीएफ, डिजी लॉकर, एनपीएस के डिटेल्स जानने, गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने, नया पैन कार्ड बनवाने या पानी और बिजली का बिल जमा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। समय समय पर कई तरह की सेवाओं को इस ऐप से जोड़ा जाता रहा है। तो उमंग ऐप के बारे में जान गए होंगे आप लोग। दूसरा है दामिनी ऐप। तो दामिनी ऐप मौसम विभाग की ओर से तैयार किया गया एक मोबाइल ऐप है, जिसमें बिजली गिरने से लोगों को सावधान करने के लिए भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने दामिनी ऐप को विकसित किया है। दोस्तों, यह ऐप कैसे कार्य करता है? तो दामिनी ऐप समय से पहले ही बिजली, वज्रपात, बिजली गिरने, वज्रपात जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी देता है। इसके लिए उष्णदेशीय मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों ने देश भर में करीब 48 सेंसर के साथ एक लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क स्थापित किया है और इस नेटवर्क के आधार पर ही दामिनी ऐप को विकसित किया गया है, जो कि 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के संभावित स्थान की जानकारी देता है। और तीसरा है मौसम मोबाइल ऐप। तो दोस्तों, मौसम मोबाइल ऐप क्या है? तो दोस्तों, यह मौसम से संबंधित किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस ऐप के द्वारा यूजर समय रहते ही अपने क्षेत्र के मौसम के विषय में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इससे यदि भारी बारिश या समुद्री तूफान आने की संभावना होती है तो लोग समय से सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, इस मोबाइल ऐप को इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको इक्री सेट कहते हैं, तो यह हैदराबाद के पत्तन चेरू में स्थित है और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मिलकर तैयार किया है। तो दोस्तों, अब आपको इसका उत्तर तो मिल गया होगा कि इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इसमें केवल एक युग्म सही सुमेलित है। कौन सा? वह है मौसम की भविष्यवाणी करने वाला ऐप। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दामिनी ऐप के बारे में हमने बताया ही कि यह तड़ित का पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है और उमंग ऐप के बारे में आपको हमने बताया ही। तो इस तरह से केवल मौसम ऐप जो है सही है, अतः केवल एक युग्म इसमें सत्य होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सही कथनों की पहचान कीजिए। कोर मुद्रास्फीति की गणना करते समय दूध को शामिल किया जाता है। दूसरा है ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध निर्यातक बन गया। दोनों कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। दोस्तों, अब यहां पर एक शब्द आया है कोर मुद्रास्फीति। तो यह एक तरह से देखा जाए तो एक शब्दावली भी है। तो यह कोर मुद्रास्फीति होती क्या है, यह जानना आवश्यक है आपके लिए। तो कोर मुद्रास्फीति जो केंद्रीय बैंकों को उनकी मौद्रिक नीतियों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सीपीआई सूचकांक में लगातार प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने में मदद करती है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए
कीमतों में वृद्धि की दर है, जहां मौद्रिक नीति का प्रभाव सीमित है और खाद्य तथा ऊर्जा जैसे आइटम जिन्हें नियंत्रण से बाहर के रूप में परिभाषित किया गया है, उन्हें बाहर रखा गया है। यानी इसको अगर दूसरे शब्दों में हम आपको समझाएं तो हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ऊर्जा जैसी वस्तुओं को घटाकर प्राप्त मुद्रास्फीति दर, जो केंद्रीय बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है, कोर मुद्रास्फीति कहलाती है। तो दोस्तों, हेडलाइन मुद्रास्फीति की गणना में प्रयुक्त खाद्य पदार्थ, मौसम अंतर और मौसम की स्थिति के कारण पूरे वर्ष कीमतों में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा आपूर्ति और मांग की परवाह किए बिना सरकार द्वारा गैसोलीन, प्राकृतिक गैस, शराब और तंबाकू जैसे उत्पादों वस्तुओं की कीमत अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों, यह कोर मुद्रास्फीति की गणना करते समय दूध को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, और इसमें दिया क्या है कि किया जाता है। तो यहाँ पर अगर इससे संबंधित खबर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे दुग्ध उत्पादन, तो गर्मियों के समय में पशुओं के दूध का उत्पादन कम हो जाता है। तो इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति में इसे शामिल नहीं किया जाता। अब दूसरा कथन है कि ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत दुनिया का सबसे, तो दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। यानी एक समय में भारत में दुग्ध उत्पादन की समस्या हुआ करती थी, लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया। और दोस्तों, यह जो ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई। यानी वर्गीज कुरियन, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले चेयरमैन बने, इन्हें भारत के श्वेत क्रांति के जनक के रूप में लोग जानते हैं। और इस तरह से उन्होंने ऑपरेशन फ्लड के तहत पूरे देश में सहकारी दुग्ध समितियों को स्थापित किया, जिसकी वजह से दुग्ध उत्पादन बढ़ता चला गया। 1951 में आप देख सकते हैं क्या स्थिति थी, और वर्तमान में 209.96 मिलियन टन का उत्पादन कर रहा है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, न कि निर्यातक। हालांकि वह अब निर्यात करने में भी सक्षम हो गया है। तो ऐसे में यह दोनों कथन असत्य हैं, अतः उत्तर क्या होगा, डी होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सिक्योरिटी बॉन्ड सैन्य अभ्यास निम्न में से किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है या किया जाएगा? भारत, रूस, चीन, ईरान और टर्की। तो दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर के बारे में आप लोग विचार कीजिए, तब तक हम लोग खबर को देख लेते हैं। तो यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि होल्डिंग ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज विथ रसिया, ईरान दिस वीक सेज चाइना। यानी यहां पर आप लोग इस खबर में देख सकते हैं कि चीन, ईरान और रूस के नौसैनिक बल इस सप्ताह कहां पर, ओमान की खाड़ी में, इसे गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। इधर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान जो है, ओमान देश स्पर्श करता है, यूनाइटेड अरब अमीरात स्पर्श करता है, ईरान स्पर्श करता है और पाकिस्तान। तो इस तरह से भी प्रश्न आपको मैपिंग में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहीं पर दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, हार्मुज जल संधि। तो यह फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, तथा ईरान तथा यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर ओमान थोड़ा सा है, तो ईरान तथा ओमान को अलग करती है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, चीन के रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है कि चीन, ईरान और रूस के साथ अमेरिका की तनातनी जग जाहिर है। इस तरह से चीन के रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अन्य देश की नौसेनाएं भी इस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेंगी। हालांकि उन्होंने अभी कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है। तो ईरान, पाकिस्तान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की सीमाएं रणनीतिक लिहाज से देखा जाए तो सब फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित ओमान की खाड़ी से मिलती हैं। तो चीन के रक्षा मंत्रालय ने यही कहा है कि यह अभ्यास भागीदारी देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करने में मदद करेगा, क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिहाज से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तो दोस्तों, अब इस खबर के माध्यम से आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो यह सिक्योरिटी बॉन्ड सैन्य अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यह है रूस, चीन और ईरान। तो ये तीन देश हैं। तो इसमें उत्तर क्या होगा? 2, 3 और 4, यानी बी इसका उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यदि भारत का यूको बैंक एक रूसी बैंक गजप्रॉम के लिए एक खाता खोलता है तो इसके बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? पहला है, यह खाता एसबीआई का वोस्ट्रो खाता है।
दूसरा है यह खाता गजप्रोम के लिए नोस्ट्रो खाता है। इस खाते में जो मुद्रा रखी जाएगी वह रूबल होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न के बारे में आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित पहले हम लोग खबर को देखेंगे, साथ साथ इसमें वोस्ट्रो खाता क्या होता है, नोस्ट्रो खाता क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि एचडीएफसी बैंक और यूको बैंक सहित कई बैंकों ने रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए अब तक 30 स्पेशल वोस्ट्रो खाते खोले हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अब तक करीब 18 देशों में, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 18 देशों ने भारतीय बैंकों के साथ विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं। इस तरह से विदेश के लगभग 30 बैंकों ने हमारे 30 बैंकों के साथ करार किया है और अब तक 30 खातों में लेन देन शुरू हो गया है। और दोस्तों इन खातों के तहत एक बैंक का धन दूसरे बैंक के पास जमा रहता है। आमतौर पर इन खातों का इस्तेमाल विदेशी व्यापार के लिए होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक अन्य रूसी बैंक गजप्रॉम ने भी कोलकाता स्थित यूको बैंक के साथ वोस्ट्रो खाता खोला है और इसकी भारत में अभी कोई शाखा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दो शब्द आ रहा है, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो। तो ये वोस्ट्रो और नोस्ट्रो है क्या? तो यहाँ पर इसको थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करिए कि नोस्ट्रो और वोस्ट्रो बैंक खाते का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यह एक लैटिन वर्ड है। वास्तव में यह दोनों शब्दों का उपयोग एक ही बैंक खाते का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह शर्तें तब लागू होती हैं जब एक बैंक के पास दूसरे बैंक का पैसा जमा होता है। आमतौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन से संबंधित है। यानी नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो लैटिन शब्द से बना है। यानी नोस्ट्रो का मतलब होता है, याद रखिएगा, हमारा, और वोस्ट्रो का मतलब है आपका। ध्यान रखेंगे। तो अब जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, कोई ए बैंक है और कोई बी बैंक है। तो ए बैंक बी द्वारा रखे गए हमारे खाते को संदर्भित करता कि हमारे खाते को संदर्भित करने के लिए नोस्ट्रो खाते का उपयोग करेगा। तो मूल रूप से नोस्ट्रो हमारे पैसे जो आपके बैंक में जमा है के लिए शॉर्ट हैंड है। तो नोस्ट्रो खाता उस बैंक द्वारा बनाए रखा गया है रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी अन्य बैंक में पैसा जमा किया जाता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि गजप्रॉम और यूको बैंक, इसका पैसा एसबीआई में जमा होगा, यह ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से नोस्ट्रो खाते विदेशी मुद्राओं में दिखाए जाते हैं। अब बैंक बी की बात करें तो जहां बैंक ए का पैसा जमा किया जाता है, यानी वोस्ट्रो खाते शब्द का उपयोग करके आपके पैसे जो हमारे बैंक में जमा है के संदर्भ में करेगा। तो यह गजप्रॉम और यूको बैंक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह खाता एसबीआई का वोस्ट्रो खाता है, तो ये एकदम सही है। यह खाता गजप्रोम के लिए नोस्ट्रो, तो यह हमारा और आपका, तो ये दोनों कथन सही है। इस खाते में मुद्रा रखी जाएगी वह रूबल होगी। तो अब देखिए कि यूको बैंक के बारे में कहा जा रहा है। तो यूको बैंक में जो रखा जाए, अब देखिए यूको बैंक एक रूसी बैंक गजप्रॉम के लिए खाता खोलता है। तो अब उसमें जो है, मान लीजिए कि 10 रुपए जमा किया तो रूबल क्या होगा 10.4, चूंकि 1 रूबल बराबर 1.4 होता है, तो यह रुपए में होगा न कि रूबल में। तो तीसरा असत्य हो जाता है। अतः उत्तर क्या हो गया, 1 और 2 सही है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 2019 में आया हुआ है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो यहां पर दिया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सेकंड पंचवर्षीय योजना जो थी, सेकंड 5th ईयर प्लान, यह उद्योगों से संबंधित था। तो ऐसे में यह पहला कथन तो सत्य हो जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। दोस्तों यह भी कथन एकदम सही है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक समानता और न्याय प्राप्त करने के लिए आय, धन और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करने पर जोर दिया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि है। तो इस तरह से 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक थी और यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। दोस्तों कुल मिलाकर यह योजना सफल रही, जिससे 4.4% का जो लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि हासिल की। तो कह सकते हैं कि यह योजना
सफल थी। तो इसमें 1 और 2 सही होगा, अतः उत्तर ए होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, जिसे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइज 4th टेबल टॉप एक्सरसाइज इन कोलकाता अंडर द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव टू डिस्कस मैरीटाइम चैलेंजेस इन इंडियन ओशियन रीजन। तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर कहाँ है, ये पूरा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है कि नहीं, तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत कोलकाता में 4थे टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया है। तो दोस्तों यह 14 मार्च से लेकर के 16 मार्च यानी आज तक कोलकाता में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तत्वाधान में टेबल टॉप अभ्यास के 4थे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक के अलावा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि के तौर पर श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के साथ पर्यवेक्षक देशों के रूप में कौन कौन पर्यवेक्षक देश इसके अंतर्गत आते हैं, बांग्लादेश और सेशल्स भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि कोलंबो सुरक्षा जो कॉन्क्लेव है इसकी स्थापना 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव यानी त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था और 4थे सदस्य के रूप में मॉरिशस को शामिल किया गया था और इसका पर्यवेक्षक देश बांग्लादेश और सेशल्स है। यह भी महत्वपूर्ण था। अब आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, फारस की खाड़ी को कौन कौन से गल्फ देश स्पर्श करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और यह भारत में कब शुरू हुई थी। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।